हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं वो सभी बच्चों लेकर आए हैं। सातत्य तथा अवकलनीयता मतलब इसमें अवकलन भी बच्चों आता है, ठीक है। तो जितने भी अवकलन के फॉर्मूले हैं आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सभी फॉर्मूले प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमने फॉर्मूलों की चैप्टर वाइज फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक आपको सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला, रूल्स और रेगुलेशन बता चुके हैं। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। बच्चों इस चैप्टर के फॉर्मूलों को बात कर लेते हैं, कितने फॉर्मूले हैं। तो टोटल 22 फॉर्मूले हैं बच्चों इस चैप्टर में, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए तो आपका जो अवकलन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अवकलन के फॉर्मूले तो आगे जाके भी यूज होते हैं, तो हर जगह यूजेबल है, अच्छे से समझ लेते हैं। आइए देखिए, पहला जो एक्सरसाइज है वो है बच्चों लिमिट से संबंधित, जिसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यूज निकालते हैं। और वहां पर हम चेक करते हैं कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इट मींस दैट कि संतत है या असंतत है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी किसी फंक्शन को संतत प्रूफ करना है, यह संतत कब होता है कोई फंक्शन, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL वाम पक्ष सीमा, राइट हैंड लिमिट यानी RHL दाम पक्ष सीमा और फलन का मान तीनों आपस में क्या हो, बराबर। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इट मींस दैट कि संतत होगा। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है तो फिर वो असंतत होता है। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस लेते हैं और फंक्शन लेते हैं, ठीक है भाई। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस और फंक्शन fx, फिर क्या करते हैं, इसकी लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट कैसे चेंज होती है, लिमिट चेंज होकर आता क्या है, तो लिमिट जब चेंज करेंगे x टेंस टू a माइनस की जगह पर लिमिट चेंज होकर हो जाती है आपकी h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। और यहां फंक्शन में x की जगह पर a माइनस h लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, a माइनस h। फिर उसको सॉल्व करते हैं और फाइनली लिमिट लगा के हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाती है। ओके, उसके बाद राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, इसमें लिमिट s टेंस टू a प्लस लेते हैं, यानी a से थोड़ी बड़ी, a प्लस मींस दैट a से थोड़ी बड़ी और फंक्शन fx। और फिर लिमिट चेंज करते हैं तो वही s टेंस टू 0 हो जाता है, बट x की जगह पर इसमें a प्लस h लगाते हैं। जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h लगाते थे, बिकॉज यहाँ पर a माइनस लेते थे हम। a माइनस मीन्स a से थोड़ा छोटा और a प्लस मीन्स a से थोड़ा बड़ा। ओके, तो राइट हैंड लिमिट में x की जगह पर a प्लस h लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। और जो फंक्शन दे रखा होता है और जिस पॉइंट पर हमसे सवाल में पूछे उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं तीनों बराबर है तो संतत होगा, अदरवाइज असंतत होता है। इज दैट क्लियर। 5.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं आगे 5.2 में। यहां से बच्चों अवकलन के फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों 2021 के लिए। तो आप इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बच्चों, लाइक और शेयर भी ठोक दीजिएगा और आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए, अब बात करेंगे अवकलन। तो बच्चों अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। इसका जो प्रतीक होता है, जो सिंबल होता है अवकलन का, वो होता है dy/dx। अगर आप x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dy/dx होगा, ठीक है, y का। जिसके भी सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वो नीचे आता है, ठीक है। अब इसके प्रतीक कौन कौन से हैं, dy/dx भी इसका प्रतीक है अवकलन का, या इसको हम dy/dx को y1 भी कह सकते हैं, या इसको f'(x) भी कह सकते हैं, या कैपिटल dy भी कह सकते हैं। हमने ये 3 सिंबल पढ़े हैं सिलेबस में, इसका यूज ज्यादा नहीं होता है ना हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये अवकलन के प्रतीक हैं। ये प्रथम कोटि का अवकलन होता है dy/dx, यानी एक बार अवकलन हुआ है, ठीक है। इस एक बार अवकलन को हम y1 भी कह सकते हैं, f'(x) भी कह सकते हैं। अवकलन 2 बार भी होता है, जैसे हम d2y/dx2 या y2 या f'(x) से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 बार भी होता है अकॉर्डिंग टू नीड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। अवकलन कर रहे हैं हम बच्चों d/dx, x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर रहे हैं, और ये किसका, कांस्टेंट वैल्यू का। अगर आपके पास कोई नियत मान है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है और आप उसका अवकलन कर रहे हैं, तो नियत मान का जो अवकलन होता है, कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है बच्चों, वो 0 होता है। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला d/dx ऑफ x की पावर n, यानी x की पावर n का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष। नीचे x आ रहा है, इट मींस दैट कि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्लियर। देखिए x की पावर n का अवकलन अगर हम बात करें तो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है
एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये जो पावर होती है ना, ये पावर आगे आ जाती है और फिर इस पावर में से एक कम करके लिख देते हैं। क्लियर? ये जो भी पावर होगी एक्स की, एन की जगह पर 5 भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये पावर आगे आ जाएगी और फिर इस पावर में से एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4, ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, 5 डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन तो ये होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इन फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से समझ के याद कीजिएगा, बिकॉज रट्टा नहीं मारिएगा, किसी भी फॉर्मूले में रट्टा मत मारना, समझ के याद करोगे सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ए की पावर एक्स, ये ओनली ए की पावर एक्स है, ये लॉग ए की पावर एक्स है, तो ओनली ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, बट लॉग ए की पावर एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ई बेस ए। ध्यान रखिएगा, यहाँ ए बेस ई है, ए के बेस में ई है, ए का आधार ई है, बट यहाँ ई का आधार ए है, उल्टा हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है ए की पावर एक्स वाले में लॉग ए बेस ई आता है, जबकि लॉग ए की पावर एक्स वाले में ई बेस ए आता है और 1 अपॉन एक्स आता है। क्लियर? नेक्स्ट, लॉग एक्स, ओनली लॉग एक्स, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां से शुरू होते हैं फिर त्रिकोणमितीय वाले फॉर्मूले। त्रिकोणमितीय फंक्शंस के डिफरेंशिएशन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन क्या होता है। तो देखिए यहां से बात करेंगे साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। ध्यान रखिएगा, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, बट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का अवकलन होता है। ठीक है, उसके बाद टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स का होता है, तो उसका होता है कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स, ये तो हो गए। अब इसमें एक ट्रिक याद रखिए, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार प्लस क्या लगाएं माइनस क्या लगाएं, सर कंफ्यूज हो जाता है किस में प्लस आता है किस में माइनस आता है। तो ट्रिक सुन लो भैया, यहाँ पे अगर जिस भी फंक्शन में CO को आ रहा है, क्या आ रहा है को, अगर CO आ रहा है तो वो उसका जो अवकलन है वो माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का। वरना देख लीजिए COS, तो CO आ रहा है माइनस का है। क्लियर? और देखिए COT कॉट, CO आ रहा है माइनस है। COSEC कोसेक, CO आ रहा है माइनस है। तो जिसके आगे CO आए, को, इट मींस दैट उसका जो अवकलन है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। फिर चाहे वो cos x हो नेगेटिव है, कोसेक x हो नेगेटिव है, एंड cot x हो नेगेटिव है। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखिए, जिसके आगे CO आए, उसकी जो है स्पेलिंग में CO आए तो उसका जो अवकलन होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और वरना आप देख भी सकते हैं CO आ रहा है माइनस, CO आ रहा है माइनस का है, और यहाँ पर भी CO आ रहा है तो माइनस का है। ठीक है, उसके बाद ये हो गए इनवर्स वाले त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन इनवर्स में। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस x को वर्ग करके घटा दिया है और रूट के अंदर लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला 15 कॉस इनवर्स x का, तो कॉस इनवर्स x का होगा माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन इनवर्स x का अवकलन है वही कॉस इनवर्स x का अवकलन है, बस माइनस आ जाता है। क्लियर? जो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है वही कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है, बस माइनस आ जाता है। क्लियर? 16वां tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं आता है और प्लस आता है। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो tan इनवर्स x का अवकलन है वही cot इनवर्स x का होता है, बस माइनस आ जाता है। क्लियर? जो tan इनवर्स x का अवकलन होता है वही cot इनवर्स x का अवकलन होता है, बस माइनस आ जाता है। उसके बाद 18वां sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का होता है 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों एक जैसे, ध्यान से समझ के याद कीजिएगा। sec इनवर्स x का होता है 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि cosec इनवर्स x का होता है माइनस के 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो sec इनवर्स x का अवकलन होता है वही cosec इनवर्स x का होता है, बस माइनस आ जाता है। क्लियर ना?
जो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है वही कोसेक इनवर्स एक्स का होता है, बट माइनस आ जाता है। अब जब दो फंक्शन आपस में गुणा में दे रखे हों, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो आप उनका फंक्शन कैसे करेंगे? तो आप उनको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, किसी को भी फर्स्ट मान लेना, किसी को भी सेकंड मान लेना, जो तुम्हारी इच्छा करे। तो दो फंक्शन गुणा में है और अवकलन करना है, तो पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, तो क्या करेंगे? पहले फंक्शन को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी पहले फलन को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे फलन को छोड़ा पहले फलन का अवकलन। क्लियर? जब भी कभी दो फंक्शन गुणा में देखें तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। फिर अगर भाई गुणा में ना हो के भाग में हो, तो जब दो फंक्शन गुणा में हो ना हो तो भाग में हो, मतलब गुणा में हो तो बता दिया, भाग में हो तो कैसे करेंगे? तो भाग में कैसे होंगे? यानी ये तो एक तो अंश में लिखा होगा, एक हर में यानी नीचे लिखा होगा। जब भी कभी दो फंक्शन अंश बटे हर की फॉर्म में आपको दे रखे हो तो आप इसका अवकलन करेंगे सबसे पहले हर का वर्ग, हर का वर्ग, जो भी फंक्शन हर की जगह पर होगा उसका वर्ग, फिर हर को ही छोड़ा और अंश का डी ओवर डी एक्स यानी अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश को छोड़ा हर का डी ओवर डी एक्स यानी हर का अवकलन। क्लियर? यानी अंश बटे हर में, यानी बटे में अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है और आपको उसका अवकलन करना है तो आप करेंगे हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है? एक बार हर को छोड़ रहे हैं तो अंश का अवकलन कर रहे हैं, फिर एक बार अंश को छोड़ रहे हैं तो हर का अवकलन कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें माइनस आता है, जबकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो उसमें बीच में प्लस आता था। क्लियर? उसके बाद देखिए मध्यमान प्रमेय 5.8 से है, ये यूपी बोर्ड से हट गई है, बट अदर बोर्ड से नहीं हटी है, तो आप लोग करके जाइएगा। मैं अनसॉल्व पेपर में करा भी रहा हूं, सवाल आता था क्योंकि आ गया तो आप कर तो भी आएंगे। ठीक है? तो मध्यमान प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये मध्यमान थ्योरम है। यहां से सॉल्व करके हम सी की वैल्यू निकालते हैं। अगर वो दी हुई सी की वैल्यू जो आपको इंटरवल दे रखे हैं, जो अंतराल दे रखे हैं, उनके मध्य में पड़ेगी तो प्रूफ हो जाएगा कि ये मध्यमान प्रमेय जो है सत्यापित आपकी हो जाएगी। ठीक है? तो ये वो फॉर्मूले थे जो अवकलन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है? और देखिए बाकी चैप्टर्स के फॉर्मूले भी हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, आपने एक जगह लिख लीजिए और डेली याद कीजिए। जिस दिन तक पेपर ना हो उस दिन तक डेली याद करो। ठीक है? आपके फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, मतलब फॉर्मूले बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ के पेपर के अंदर। और अनसॉल्व पेपर जरूर करिए बच्चों। अनसॉल्व पेपर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो यार। ठीक है?